नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी सरकार मतलब भारत सरकार अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी और कानूनी मामलों को आखिर चलाती कैसे है? देखिए, इसका जवाब हमारे संविधान के उन पन्नों में छिपा है जिन पर अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। तो आज हम संविधान के अनुच्छेद 281 से 300A की दुनिया में चलेंगे, जो असल में देखा जाए तो देश की फाइनेंशियल रूल बुक है। तो असल सवाल तो यही है कि सरकार अपना पैसा चलाती कैसे है। मतलब सड़कें बनाने से लेकर सेना का खर्च उठाने तक, और ये जो नई नई योजनाएं आती हैं, ये सब होता कैसे है। अब शायद लगे कि इसका जवाब सीधा सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान ने इसके लिए एक पूरा, आप कह सकते हैं, एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम ये देखेंगे कि संविधान का वित्तीय ढांचा आखिर है क्या, सरकार अपने पैसे को मैनेज कैसे करती है, टैक्स के नियम क्या कहते हैं, सरकारें उधार कैसे लेती हैं, और हाँ, सबसे आखिर में सरकार और हमारी अपनी संपत्ति से जुड़े अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्या है। देखिए, संविधान के भाग 12 में दिए गए ये अनुच्छेद देश में एक तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता लाते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ताकत का एक साफ साफ बंटवारा करते हैं, ताकि पैसों को लेकर कोई कंफ्यूजन या झगड़ा ही ना हो। तो ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये भारत के फिस्कल फेडरलिज्म यानी वित्तीय संघवाद का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब ये वो सिस्टम है जो तय करता है कि देश का पैसा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगा और कैसे खर्च होगा, ताकि पूरा देश एक मशीन की तरह सही से चलता रहे। अच्छा, अब बात करते हैं सरकारी खजाने की। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि सरकार के पास 3 अलग-अलग बटुए हैं, या कह लीजिए कि 3 बैंक अकाउंट्स हैं, और हर बटुए का एक खास मकसद है। अनुच्छेद 283 और 284 के हिसाब से ये 3 मुख्य खाते हैं। पहला है संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, जहां सरकार की सारी कमाई जैसे टैक्स से आया पैसा और जो भी कर्ज लिया वो सब जमा होता है। दूसरा है आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड, जो अचानक आई मुश्किलों के लिए एक इमरजेंसी फंड है। और तीसरा है लोकलेखा यानी पब्लिक अकाउंट, जिसमें सरकार वो पैसा रखती है जो असल में उसका है ही नहीं, बल्कि वो एक ट्रस्टी की तरह उसे संभाल रही है, जैसे कि हम सबका प्रोविडेंट फंड का पैसा। अब देखिए, इन 2 फंड्स में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। संचित निधि देश का मेन अकाउंट है और इससे एक भी रुपया निकालने के लिए संसद की मंजूरी के बिना काम नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ आकस्मिकता निधि एक इमरजेंसी फंड है जो राष्ट्रपति के कंट्रोल में रहता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में फटाफट बिना किसी देरी के पैसा मिल सके। चलिए अब पैसों के लेन देन के एक और बहुत जरूरी पहलू पर चलते हैं, टैक्स। हमारा संविधान ये भी साफ करता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे की किन चीजों पर टैक्स नहीं लगा सकते। ये बहुत जरूरी है ताकि दोनों के बीच वित्तीय सीमाएं एकदम क्लियर रहें। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है आपसी छूट। मतलब देश का कामकाज आराम से चलता रहे, इसके लिए एक दूसरे को टैक्स से छूट दी गई है। आमतौर पर केंद्र सरकार राज्य की संपत्ति पर और राज्य सरकारें केंद्र की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगाती हैं। अनुच्छेद 285 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। हाँ, एक सूरत है, अगर संसद खुद कोई कानून बनाकर इसकी इजाजत दे दे तो वो बात अलग है। और बिल्कुल इसी तरह अनुच्छेद 289 राज्यों को भी सुरक्षा देता है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य की संपत्ति और उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा पेच है। अगर कोई राज्य सरकार कोई व्यापार या बिजनेस कर रही है तो संसद उस बिजनेस से होने वाली कमाई पर टैक्स लगा सकती है। अब देखिए, किसी भी सरकार को देश चलाने के लिए कई बार उधार या कर्ज लेने की जरूरत पड़ ही जाती है। तो संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को ये शक्ति दी है, लेकिन हाँ, कुछ नियमों और सीमाओं के साथ। ये टेबल केंद्र और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। केंद्र सरकार देश के अंदर या बाहर कहीं से भी उधार ले सकती है और उसकी लिमिट संसद तय करती है। वहीं राज्य सरकारें सिर्फ देश के अंदर से ही उधार ले सकती हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी राज्य पर केंद्र का कोई पुराना कर्ज बाकी है तो उसे कोई भी नया कर्ज लेने से पहले केंद्र सरकार की सहमति लेनी ही होगी। ये एक बहुत बड़ी शर्त है। पैसों के लेन देन और उधार के बाद अब कहानी का अगला मोड़ आता है।
सरकार एक कानूनी इकाई के तौर पर कैसे काम करती है, मतलब वो प्रॉपर्टी कैसे रखती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, और हाँ, उस पर कानूनी मामले कैसे चल सकते हैं। ये अनुच्छेद सरकार को कुछ बड़े दिलचस्प अधिकार और जिम्मेदारियां देते हैं। जैसे अनुच्छेद 296 कहता है कि कोई भी लावारिस संपत्ति जिसका कोई मालिक न हो वो सरकार की हो जाएगी। 297 के मुताबिक भारत के समुद्री इलाके में जितने भी कीमती संसाधन हैं वो सब केंद्र सरकार के हैं। अनुच्छेद 299 ये पक्का करता है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर तो होते हैं, पर वो इसके लिए पर्सनली जिम्मेदार नहीं होते। और अनुच्छेद 300 सरकार को यूनियन ऑफ इंडिया या राज्य के नाम से किसी पर केस करने या सरकार पर केस होने का अधिकार देता है। यहाँ एक छोटा सा मजेदार ऐतिहासिक फैक्ट भी है। पहले एक अनुच्छेद 291 हुआ करता था जो पुरानी रियासतों के राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स से जुड़ा था। इसे 1971 में 26वें संशोधन के जरिए हटा दिया गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान भी समय के साथ कैसे बदलता और विकसित होता है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे हर नागरिक से जुड़ा है, संपत्ति का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है जिस पर बहुत बहस हुई है और जिसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव भी आया है। ये टाइमलाइन उस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, एक फंडामेंटल राइट। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और एक नए अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये है अनुच्छेद 301 की भाषा, बहुत शक्तिशाली और सीधी। ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के लिए कानून का स्पष्ट अधिकार न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि किसी की भी संपत्ति सुरक्षित है, लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार विकास कार्यों या जनहित के लिए किसी की संपत्ति ले तो सकती है, पर ऐसा करने के लिए उसे एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। बिना कानून के कुछ नहीं हो सकता। तो हमने देखा देश के बड़े बड़े खजानों से लेकर एक आम इंसान की निजी जमीन तक, ये सारे अनुच्छेद भारत की वित्तीय और कानूनी स्थिरता की नींव बनाते हैं। ये नियम ही हैं जो ये पक्का करते हैं कि देश का आर्थिक ढांचा एक व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से काम करे। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचा जा सकता है। संपत्ति के अधिकार का दर्जा एक मौलिक अधिकार से घटकर एक कानूनी अधिकार बन जाने का एक आम नागरिक के जीवन और अधिकारों पर असल में क्या असर हुआ? इस पर सोचिएगा जरूर।